बहुत सारे बच्चों से मैंने सुना है कि लैंग्वेज तो उनका कंप्लीट ही नहीं हुआ, उसमें तो उनका स्कोर ही नहीं हो पा रहा है। तो मैंने उस टाइम मेरे दिमाग में जब मैं पेपर सॉल्व कर रही थी ये था कि सारे सेक्शन मैं देख लूँगी बट पहले मुझे लैंग्वेज करना है। एंड लैंग्वेज में भी मुझे मैं काउंट करती चल रही थी कि एटलीस्ट मेरे 14 टू 16 मार्क्स आफ्टर द नेगेटिव मार्किंग मेरे होने चाहिए। अगर मैं कितना भी मिनिमम करूँ। तो जैसे कि मतलब जैसे मैंने पहले एक शिल्पी द्विवेदी मैम यूट्यूबर हैं, मैंने उनका वीडियो देखा था, तो उन्होंने स्ट्रैटेजी में बताया हुआ था कि आप यदि अ, 18 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो आपका नेगेटिव नेगेटिव मार्क्स होके भी आपके 14 मार्क्स आ जाएँगे, तो आप सेफ में रहेंगे। तो मेरे माइंड में बस उस समय ये स्ट्रैटेजी थी और मैंने वो फॉलो की एंड थैंकफुली कि मेरा जो लैंग्वेज वाला पार्ट है वो क्वालीफाई है। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड भी बेसिक रोल प्ले कर रहा था, तो ये भी मेरा काफ़ी हद तक सही है। इसमें मेरे 60 क्वेश्चन थे, तो 60 क्वेश्चन में मेरे 56 क्वेश्चन सही हैं और 4 आर रॉन्ग। और रॉन्ग क्या मतलब अब बहुत सारे यूट्यूबर अलग-अलग आंसर दे रहे हैं क्योंकि ये पेडागॉजी है, ठीक है? तो पेडागॉजी बेसिकली ओपिनियन पे डिपेंड करता है, इसमें कोई फैक्चुअल आंसर नहीं हो सकता है। तो जिसकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है या जो अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। बट अब फाइनल आंसर तो जो बोर्ड देगा, जो सीबीएसई देगा, हम लोग वही मानेंगे। तो कुछ-कुछ क्वेश्चन में मुझे भी डाउट है, तो वो जब फाइनल आंसर की आएगी तब ही उसको देखा जाएगा कि क्या है, क्या नहीं। एंड हाँ, तो ये मेरा ऐसे-ऐसे करके ये हो गया। देन ये था जैसे 5th पार्ट था, तो मैंने बताया ना इसमें सिचुएशनल, केस स्टडी एंड डोमेन नॉलेज के क्वेश्चन थे। एंड हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों थे। अब पोर्टफोलियो सबने पढ़ा होगा कि पोर्टफोलियो क्या है, इतना बेसिक तो ज़रूरी ही था। मतलब फिर तो आप क्या ही एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अगर इतनी सारी चीज़ें भी आपने नहीं पढ़ी बेसिक-बेसिक। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बेसिक और कीवर्ड पे डिपेंड कर रहे थे। जैसे कि मैं जब बीएड में थी तभी से सीटेट में जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी आज से बहुत टाइम पहले, तभी मुझसे मैंने बहुत जगह ये सुना और देखा और मैंने इम्प्लीमेंट भी किया कि आपको बेसिकली पेडागॉजी में कीवर्ड्स पकड़ने हैं। यदि आपने कीवर्ड्स पे काम कर लिया, तो आपका मोस्टली क्वेश्चन आपके सही हो जाएँगे। कीवर्ड्स ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी था इसमें। तो इस तरह करते-करते ये मेरे मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूँगी, ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा, कहीं से वेरीफ़ाई कर लिया होगा, तो इसको मैं नहीं बताऊँगी ज़्यादा। ओके, तो ये मतलब अब जिसका पेडागॉजी सही हुआ होगा उसका तो सही है, मतलब उसका स्कोर अच्छा खासा हो जाएगा। अब जैसे ये जनरल अब फिर आते हैं ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाले में, तो भाई मुझे समझ में नहीं आता आपको यदि आपने जनरल इंग्लिश ली हुई थी एंड हिंदी ली हुई थी, ठीक है? रीजनल लैंग्वेज भी हिंदी एंड ये भी जो आपका जनरल हिंदी था, ओके। तो आपके 20 क्वेश्चन तो हिंदी के हो गए। भाई मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि उनका क्वालीफाई नहीं हो रहा लैंग्वेज वाला पार्ट, मुझे लगता है कि यदि आप हल्का-सा भी कॉन्सन्ट्रेशन देके करते, तो हिंदी में आप कम से कम 20 में से 14 से लेके 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही कर लेते क्योंकि उतने ज़्यादा टफ नहीं थे। जितना कि मतलब जैसे कि लोग बोल रहे हैं, मुझे तो उतना नहीं लगा क्योंकि मैंने हिंदी ज़्यादा पढ़ी भी नहीं थी और मैंने एग्ज़ाम के टाइम भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, तो मैंने बहुत बहुत सरसरी नज़र से इसको किया था। बट स्टिल कि काफ़ी मतलब इसमें 16 क्वेश्चन मेरे सही हैं। तो इसमें जैसे कि इसमें भी कुछ-कुछ आंसर तो वेरी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूट्यूबर, बट आपको मान के चलना है कि आपके 12 मार्क्स तो आपके आ ही जाएँ। तो इसमें जो-जो देखिए आप कितने ईज़ी हैं, मतलब थोड़ा-सा भी दिमाग लगाते आप तब भी हो जाता। मतलब कहीं न कहीं आपने ये तो किया ही होगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे। और ये इधर आपके फाइनल 130 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं एंड इसमें जो लैंग्वेज वाला पार्ट था, तो लैंग्वेज वाला पार्ट में मेरे ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं है, बट हाँ, इतने हैं कि मेरे नेगेटिव में मार्क्स नहीं जाएँगे इंग्लिश में। मतलब 3-4 मार्क्स तो आ ही जाएँगे। तो जैसे इंग्लिश भी मैंने पता है लास्ट में मतलब मेरे एग्ज़ाम होने से मैंने 12 तारीख से पढ़ना स्टार्ट की थी इंग्लिश। बहुत पहले मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट नहीं की थी। बस
2 से 3 दिन पहले 2 दिन पहले स्टार्ट की थी और मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए कि आर्टिकल मतलब आर्टिकल तो आएगा ही आएगा, फिर एक्टिव पैसिव आएगा ही आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन ना बहुत बेसिक से थे कि आपका रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन आएगा, आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब से क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए कि आपने जो इडियम्स, फ्रेजेज़ ये सब हैं, तो आप वो लिमिट नहीं है आपकी। एंटोनिम, सिनोनिम है, तो वो आपके लक पे डिपेंड करते हैं कि आपको उस समय आ गया, नहीं आया। तो जो क्वेश्चन में आपका थोड़ा ऐसा है कि आप उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने पे भी श्योरिटी नहीं है, आप सबसे पहले क्या करिए कि उन क्वेश्चंस को छोड़ते जाइए। उन पे आप बिल्कुल सर दर्द मत करिए अपना, क्योंकि आपके पास आपको कॉम्पिटेंसी नहीं अचीव करनी है। आपका मकसद ये है कि आपको एग्ज़ाम में इतने मार्क्स लाने हैं कि आप क्वालिफ़ाई कर जाएँ और आप मेंस का एग्ज़ाम में बैठ पाएँ। दैट्स ऑल। आपका मकसद ये नहीं है कि आपको वहाँ पे ये दिखाना है कि आप टॉपर हैं, आपके 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। उसी तरह से स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि भई मुझे टॉपर नहीं बनना है, बस मुझे इतना करना है कि मेरे मार्क्स इतने आ जाएँ कि मैं क्वालिफ़ाई कर जाऊँ। बस। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या है? और ये आगे जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, एलटी का भी शायद बायोलॉजी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और बहुत सारे एग्ज़ाम, डीएसएसबी। तो एक चीज़ है कि आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि आपको यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्री में आपका मकसद सिर्फ़ क्वालिफ़ाई करना है फॉर मेंस, नॉट मास्टरी गेन करना आपका मकसद होना चाहिए। मास्टरी आप मेंस में गेन करिए, मेंस में आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी मास्टरी होना मांगते हैं वो लोग, डिमांड करते हैं। बट प्री में उनकी ऐसी कोई डिमांड नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं इस पेपर का जो ईएमआरएस का पेपर है, इसकी यदि मैं आपको पूरी एनालिसिस बताऊँ, तो वो ये है कि जो पूरा एग्ज़ाम थे ओवरऑल 130 क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं थे, पहली बात। यदि जीएस, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं थी तो उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो पढ़ा होता है उसका हम एनालिसिस ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन बहुत ही सरफेशियल थे, बहुत ज़्यादा वो डीप अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन नहीं थे, यदि हम टीचिंग एप्टीट्यूड को छोड़ दें तो। और आपने यदि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी, आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, तो आप क्वेश्चन को डेफ़िनेटली सॉल्व कर पाते, ठीक है? तो मुझे जो प्री का ये जो एमआरएस का अभी जो टेस्ट हुआ, वो मुझे एक तरह से पावर टेस्ट, टेस्ट होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं, पावर टेस्ट और एंड स्पीड टेस्ट। तो ये मुझे इस पावर टेस्ट कम लगा, क्योंकि पावर टेस्ट मतलब कि वो आपकी नॉलेज को चेक करना चाह रहे हैं, राइट? एंड स्पीड टेस्ट का मतलब होता है कि वो आपकी स्पीड चेक करना चाह रहे हैं कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक्यूरेटली कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें मैंने ये देखा कि जो क्वेश्चन थे, आपको टाइम मैनेज यदि आप कर पा रहे हैं और आपने थोड़ा-सा अच्छे से सीरियस होके पढ़ाई की है, तो आप क्वेश्चन डेफ़िनेटली अटेम्प्ट कर पाएँगे। एंड इसमें आपकी जो पावर टेस्ट होते हैं, पावर टेस्ट लाइक कि आपका जैसे मेंस आप देने जाते हैं, उसमें आपकी पावर टेस्ट चेक होगी, उसमें आपकी क्रिएटिविटी, एनालिसिस चेक होगा। तो ये बेसिकली यदि जब हम लोग पढ़ते हैं ना ब्लूम टैक्सोनॉमी या जो भी हम लोग पढ़ते हैं लर्निंग के जो भी स्टाइल, तो उसमें जब हम पढ़ते हैं कि अ, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, है ना? तो वो जो ऊपर के 3 होते हैं, वो हायर ऑर्डर स्किल होती हैं और नीचे की लोअर ऑर्डर स्किल होती हैं। तो बेसिकली यदि मैं ईएमआरएस का बहुत ब्रीफ आपको बताऊँ एनालिसिस, तो यही है कि अभी आपकी सिर्फ़ नीचे जो लोअर ऑर्डर स्किल हैं, लाइक आपकी रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, बस ये 3 नॉलेज आपकी चेक हो रही हैं प्री में। एंड आपकी अ, जो एनालिसिस है, इवैल्यूएटिव है, क्रिएटिंग है, क्रिटिकल है, ये सारी जो हायर ऑर्डर स्किल नॉलेज हैं, ये आपकी मेंस में चेक होंगी, ठीक है? तो यदि आप आगे के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, ईएमआरएस, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के करिए। और टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर इन सब क्वेश्चंस के लिए यदि मैं एक ट्रिक बताऊँ, तो ये कि आप कीवर्ड्स पकड़िए, आप कुछ नहीं तो डेली टेक्स्ट बुक पे 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करिए टीचिंग एप्टीट्यूड के। यदि आप डेली 10-10 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ना, तो आपका एकदम शार्प हो जाएँगे आप क्वेश्चन को करने में और आप जल्दी भी कर पाएँगे। ओके, थैंक यू सो मच।